बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, खासकर बैनुल अक़वामी सतह पर अगर बात करें, लेकिन जिस तरह से मौसम में भी आ रही है, तब्दीलियां मौसम में भी आ रही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और बदले से हैं खुनकी तो मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन लगाएगी, शायद एक हफ्ता ही लगा दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं पे बूंदाबांदी हो रही है, कराची उससे मुस्तफीद हो रहा है, यहाँ लाहौर में किसी जगह पर हुई है। तो मौसम जो है हमें बदला हम आगे चलकर के क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं और कब कब मौसम जो है वो तब्दील होने का इम्कान है और कब से स्मॉग की भी आमद एशिया कप पे तो नहीं बात करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी हमें। अभी एशिया कप की बिल्कुल बात नहीं करनी, आगे चलकर हम वैसे देखिए एशिया कप की ट्रॉफी इस वक्त भी हमारे पास है। हाँ, ये चीज हम पाकिस्तानी है ना, हम छोटी छोटी खुशियां अपनी ढूंढ ही लेते हैं कि जनाब एशिया कप की ट्रॉफी हमारे पास है। हम आलमी मंजरनामे पर जरा नजर डालते हैं और आपको ये बताते हैं कि गजा में जंगबंदी प्लान और अमन मुआहदे के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरे 20 नुकाती गजा अमन मंसूबे पर इत्तेफाक कर लिया है। हमास को 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा, इससे गजा जंग फौरी खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी, हमास ने अगर तजवीज़ मुस्तरद की तो इसराइल के पास मिलिट्री ताकत इस्तेमाल करने का पूरा हक होगा और अमरीका उसकी मदद करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मेरे अमन मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की है और अमन मुआहदे की हिमायत पर अरब ममालिक का भी शुक्रगुजार हूँ। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को गैर अस्करी जोन बनाने पर मुतफिक हो गए हैं और गजा की बहाली और निगरानी के लिए नया बैनुल अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा, जिसमें साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर समेत दीगर शख्सियात भी शामिल होंगी। और उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि गजा जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का वो खैर मकदम करते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती जो तजवीज़ है उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। पुख्ता यकीन है सदर ट्रंप अहम मसले में मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और दूसरी जानिब अल जज़ीरा से खुसूसी बात करते हुए हमास के रहनुमा महमूद मुरादी ने बताया कि अब तक हमें इस अमन मंसूबे का तहरीरी मुसवदा मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि अमन मंसूबे का मुसवदा मौसूल होने के बाद क़यादत जो है वो मुशावरत करेगी, जिसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। और उधर पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया है। और मुस्लिम ममालिक की जानिब से जारी मुश्तरका एलानिये में सदर ट्रंप के इस मुजव्वज़ सूबे को बहुत सराहा गया है, जिसमें गजा की तामीर नो, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंगबंदी और एक जामे अमन अमल को जो है वो आगे बढ़ाने का ऐलान शामिल। और इस एलानिये के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। और एलानिये में वज़राए ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया कि वो अमरीका और जो दीगर फरीक़ैन हैं उसके साथ मस्बत और तामीरी अंदाज में बातचीत के लिए भी तैयार है, ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके, जिसके नतीजे में फिर खित्ते के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम मुमकिन होगा। इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले मेजर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी आई एम गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। मेजर साहब सबसे पहले ये जो डोनाल्ड ट्रंप का गजा जंगबंदी प्लान है इसराइल मान गया है, ये कितना काबिल कबूल है आपके ख्याल में? जी थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए ये असल तो कहते हैं वो डिटेल्स, डेविल लाइज इन द डिटेल्स जी। कि अभी आप इसकी ऑपरेशनलाइजेशन जब होगी तो उस पे पता चलेगा कि कितना इम्पैक्टिव है। बट अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त गाजा में जो जेनोसाइडल एप्लीकेशन है वो इतनी भयानक हो चुकी है कि न सिर्फ इस जंगबंदी मुआहदे को करना है, हमने इस जो स्टेट ऑफ इजराइल है या जिस तरह का हिंदुत्व बेस्ड हमारे रीजन में इंडिया की स्टेट के हालात हो चुके हैं भारत के, इनकी तो रीह्यूमनाइजेशन होनी बड़ी जरूरी है। तो पहले तो आई थिंक बगैर किसी डिटेल्स में जाए हुए, आई मीन बगैर जंगबंदी का होना बड़ा जरूरी है फॉर द पीपल ऑफ द गाजा। जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होने चाहिए, सेंटर ऑफ द डिस्कशन होने चाहिए जी इस वक्त। दोज वर द पीपल। देखिए ना, गाजा का तो 2 साल से ये जेनोसाइडल ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन कतर का जो इंसिडेंट हुआ है बाय द इजराइलीज एंगेजमेंट इन द कतर,
उसने एक कैटलिस्ट का रोल अदा किया, जिसमें बाकी अरब ममालिक को भी अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स उनके एस्टेब्लिश हुए हैं जी। और जो गारंटीज उनको पीस की दी जा रही थी, तो उनके बारे में एक एप्रीहेंशन आई। अब कतर वाला जो इंसिडेंट है, उसमें जो अब माजरत तो कर ली है नेतन्याहू ने कल, आई एम श्योर कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर पर की होगी। तो स्ट्रिंग्स आर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी। लेट्स बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। यस, तमाम मुस्लिम ममालिक जो है, ये अरब कंट्रीज हैं और पाकिस्तान भी उसमें खास तौर पर द पीपल ऑफ गाजा और पाकिस्तान का जो मफाद है वो भी इसी चीज में जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे अमन हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट के रिपरकशंस स्पिल ओवर हमारे रीजन को और हमारे मुल्क को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ बहुत असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जमील, पहले तो आपको गुड मॉर्निंग और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर जमील, आप बताइएगा कि आप सिफारती सतह को, सिफारती ताल्लुकात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नाम लेकर वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? वो शुक्रिया अदा करते हुए थक नहीं रहे? जी हाँ, सुबह बखैर। और आज की सुबह एक नई किरण के साथ, एक नई उम्मीद के साथ उभरी है इस उफक पर, दुनिया के उफक पर, इस रीजन के उफक पर, और कुछ आस और उम्मीद लेकर आई है। अब आगे चल के देखते हैं, आपके इसी प्रोग्राम में इसका अहाता करने की कोशिश की जाएगी कि इस आस और उम्मीद पर कितनी आस लगाई जा सकती है। मैंने जो गुफ्तगू हो चुकी है, और आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं, फिर उसके बाद कोई 2 मिनट का मैं तबसरा करना चाहूंगा। नाम लेकर कोई बाकी ममालिक के सरबराहान का भी नाम दिया, खास तौर पर इंडोनेशिया और पाकिस्तान का नाम लिया। इंडोनेशिया की जब तकरीर की थी सदर ने जनरल असेंबली में, उस वक्त भी मैंने कई चैनल बशमूल आपके चैनल पर तबसरा किया था कि जो 20,000 फौज उन्होंने ऑफर की और कहा कि इजराइल की सिक्योरिटी भी तो जरूरी है, वो भी हमें गारंटी देनी पड़ेगी। तो ये उससे अंदाजा होता था कि ये कंसल्टेशन जो चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम ममालिक से, जिसमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त था। और पाकिस्तान तो इसलिए सर फहरिस्त ज्यादा था कि पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ एक तवील मीटिंग की गई व्हाइट हाउस में, तो जिससे एक बिल्कुल आम नतीजा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके सवाल का जवाब यहां से शुरू होता है कि आपका डिप्लोमेटिक प्रोफाइल, आपकी कंट्री का प्रोफाइल बढ़ा। और वो क्यों बढ़ा? इसलिए कि जो आपने हाल ही में 2 बातें की। एक तो ये है कि आपने अपनी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को साथ लेके चले, बल्कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को दवाम बख्शा मिलिट्री डिप्लोमेसी ने। और पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं समझता हूं कि कोई 1.5 साल से इस पे बड़ी मेहनत हो रही थी, जिसका के रिजल्ट और जिसके के हमें अजर अभी मिलना शुरू हुआ है, और जिसकी वजह से आप जो ये सारे देख रहे हैं ऑप्टिक्स, इस पे काफी मेहनत हुई है पाकिस्तान की। मैंने अपने करियर में, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क 3 दुनिया के बड़ी कुव्वतों के साथ एक साथ अपने रिलेशन बड़े बेहतर तरीके से और बैलेंस तरीके से लेके चल रहा है। मेरे तजर्बे में ऐसा नहीं है, और ये मेरी तमन्ना है कि हमारी ये जो मोमेंटम कायम हुआ है वो निचली सतह तक, हर एम्बेसी तक ये मोमेंटम बरकरार रहे। और मेरी तजवीज भी यही है कि सफारतकारों को भी डेली बेसिस पर इस मामले में हिदायत और ब्रीफिंग देनी चाहिए कि वो अपने अपने होस्ट कंट्रीज में वो इसी अंदाज में अपने मौक़िफ़ को पेश करें, ताकि हमारा प्रोफाइल ये मेंटेन रहे। डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। इसी तरीके से ही ये प्रोफाइल जो है बिल्ड किया जाना चाहिए, और ये नैरेटिव जो है इसको मेंटेन किए रखे जाना चाहिए। ज़ाहिद महमूद साहब, जिस तरीके से अभी हम ये जो जंगबंदी माहिदा है इसका जिक्र कर रहे हैं, इसकी जो अहम तजवीज़ है वो ये है कि अमरीका, अरब और बैनुल-अक़वामी जो शराकतदारों के साथ मिलकर एक आर्जी जो बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स है, यानी ISF है, जो तश्कील देगा और वो फौरी तौर पर गजा में तैनात की जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, दिस इज वेरी इफेक्टिव। देखिए, वहां पे मैकेनिज्म तो कोई है नहीं, कोई मिलिट्री या कोई सिस्टम्स इन गाजा जो है या पैलेस्टाइन के अंदर वो काफी हद तक कोलैप्स हो चुके हैं जी। हमास का रोल वो वहां पे देखना नहीं चाहते। एंड ऑफ कोर्स दिस इज इंटरनेशनल एप्लीकेशन। इसको देख के बेसिकली तो इन्होंने पीस मैनेजमेंट और इफेक्टिवनेस ऑफ सीज फायर को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी जो सीज फायर है।
कि उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी वायलेशन ना हो उसको। और दूसरा ये है कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हो जाती है जी, लेट्स से कि जो इंसानों का वहां पे कत्ले आम वो ना शुरू हो जाए, कोई लूटिंग ना शुरू हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस, तो मल्टीपल है जी। बॉर्डर मैनेजमेंट भी होगी ताकि बॉर्डर्स को कोई ऑल्टर ना कर सके, उसके बाद कोई इंकर्जन्स ना हो सके, और दोनों तरफ से, न सिर्फ आई मीन हमास पे अगर वो शक शुबहात करते हैं तो लेट्स से कि वहां से कोई एलिमेंट ऑपरेट करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा ना, इंटरनेशनल इस तरह के इंटरनेशनल जो चीजें चलती है उनके अंदर हमने देखा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स और स्पॉयलर्स भी बहुत शामिल हो जाते हैं। बहुत से लोग होंगे दुनिया में जिनको तकलीफ होगी, और थोड़ा सा एक डाउट रहता है हमारे ज़हन में, तो कम से कम रहेगा जब तक हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे नहीं, कि अगर ग्रेटर इजराइल का मंसूबा अभी तक दिमाग से नहीं निकला, वो प्लान्स में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो फिर कोई ना कोई कासस बुलाए, कोई रीजन फॉर दी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट आगे उसको बढ़ाने के लिए निकाल दिए। कल प्रेसिडेंट ट्रंप भी बार बार नेतन्याहू को यही कह रहे थे कि यू विल हैव द फ्रीडम ऑफ एक्शन अगर आप समझते हैं कि हमास खत्म नहीं होती। अब अगर हमास नहीं मानता है, हमास डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हमास की जानिब से जनरल साहब 2 दिन मांगे गए हैं और तजावीज़ पर जो है नजरसानी करने के लिए। आपसे ये दफाई तजिया ही चाह रहा था मैं डॉक्टर जमील की इजाज़त से। ये बताइएगा कि आपने पहले सवाल में के जवाब में जो कुछ बताया, कतर पर जो हमला हुआ और उसके बाद माफ़ी मांगी गई, और हम देखते हैं कि इस वक्त अमन मंसूबा पेश कर दिया गया है और जो वहाँ पर कोलैटरल डैमेज हो चुका है, क्या अमन मंसूबा नेतन्याहू और इसराइल के हक में है? और दूसरा ये कि अब अरब ममालिक कतर पर हमले के बाद, इस मुआफी के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी को कैसे देख रहे हैं और इसराइल की जारहियत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें आपने पूछी हैं। पहली बात तो यह कि कतर का पूरा अरब जो वर्ल्ड है जी, उसका जो अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो चैलेंज हुआ है जी। उसको उन्होंने अभी फील किया है कि जो हमसे प्रोमिसेस किए जाते हैं या जिन पे हम बहुत तकिया करके बैठे हुए हैं बिग फोर्सेस जो हैं, तो वो दे कांट गारंटी आवर सिक्योरिटी। और एक चीज याद रखिएगा जी, जब तक आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपके पास नहीं होती, जब तक आपकी सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म्स आपके हाथ पे नहीं होते, तो फिर ईरान जैसा मुल्क भी सफर करता है। आपने देखा जिस तरीके से वहां पर जो मिलिट्री थी या एयर डिफेंस एयर फोर्स थी वो थोड़ी सी वीक थी जी। ह्यूज डिफेंसिव एक्सपेंडिचर्स, ह्यूज डिफेंसिव बजट्स, लेकिन वो अपना डिफेंड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त एक मे बी वी आर नॉट इकोनॉमिकली दैट स्ट्रांग, मे बी क्या श्योरली वी आर नॉट इकोनॉमिकली दैट स्ट्रांग, बट अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को हम लड़ रहे हैं बिकॉज हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अपने पास रखी है, अपनी सॉवरेनिटी अपने पास रखी है। डेटरेंस, मिलिट्री में जी डेटरेंस होती है कि डेटरेंस आप पे रीगेन करनी होती है। अगर कतर ने डेटरेंस लूज किया टू द इजराइल तो इमीडिएटली उनको डेटरेंस रीगेन करनी थी, लेकिन उन्होंने फॉर द पीपल ऑफ गाजा में भी या पैलेस्टाइन या जो भी कंपल्शंस है उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कंपल्शंस, उनकी वजह से वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो एक फेस सेविंग समझ लें कि उनके लिए दी है, क्योंकि प्रेशर बिल्ड होते हैं और अपना भी थोड़ा सा जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अभी भी देखें 2-3 चीजें हैं जो हमारे लिए, जरा मेरे लिए कम से कम मैं उसको जरूर गौर से देखूं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद लीड करेंगे इस जो मैकेनिज्म है गवर्नेंस का, वो खुद लीड करेंगे जी। और पास्ट में जो टेसिट अप्रूवल्स अगर कुछ भी इजराइल करेगा तो आपको पता है बदनाम क्या मतलब है, शक से देखा जाता है अमेरिका को है जी। अभी इजरायली एप्लीकेशन तो पैलेस्टाइन के खिलाफ होगी, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप स्ट्रेटेजिक आप पिक्चर में देखें तो हेट अगेंस्ट अमेरिकन बढ़ी है। अच्छा, विद इन अमेरिका 2/3 ऑफ अमेरिकन जो है वो कहते हैं जी कि दे आर अगेंस्ट द इजरायली एक्शंस, लेकिन जो एलीट कांग्रेस है वो वी आर अंडरस्टैंड कि मैं जिस तरफ हिंट कर रहा हूं, तो ये वो चीजें मुझे देखनी होंगी। और विद इन और हमास का जो रोल है जी, दैट इज वेरी क्रिटिकल। एग्जैक्टली, इस पे अभी आते हैं मेजर साहब, इस पे भी बात करते हैं। जरा डॉक्टर जी ना, एक लाइनर अगर मैं कह दूं तो कंटिन्यू कीजिए। वो वन लाइनर ये है कि हमास का रोल तब खत्म होगा अगर हम फंडामेंटल जो इशू है लड़ाई का उसको अगर हम एड्रेस करें। अगर हम प्रॉपर 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाते तो हमास का रोल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बेसिकली यही मसला, मैं इसी पर ही आ रही थी। डॉक्टर जमील साहब, आप भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जिस तरह से जाहिद महमूद साहब बात कर रहे हैं और उन्होंने क्लियर किया है कि 2 रियासती हल बेसिकली इस तनाज़े का एक
जो हल है वो यही हल है कि दो रियासती जो हल है इसका मसला हल हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या आगे चलकर कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी, क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कौन सा इलाका होगा फलस्तीन का। क्या आगे चलकर कोई लाइन ड्रॉ होगी कि ये फलस्तीन का है और ये इसराइल का है? क्योंकि अभी हमने माजी में ही देखा और हालिया भी जो इसराइली दहशतगर्दी चल रही है गजा में, जो जेनोसाइड चल रही है, वो यही है कि जब दिल चाहता है इसराइल का वो अटैक कर देता है। तो किस तरह की कोई लाइन ड्रॉ होगी, कुछ पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि ये दुरुस्त है कि जो ताकत का महवर होता है वही इसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। पीस बोर्ड जो बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के चेयरमैनशिप में, वो उन्होंने ही उस बोर्ड ऑफ पीस ने ये सारी चीजें इंश्योर करनी है। और उस पॉइंट्स का 19वां पॉइंट जो है 20 पॉइंट का जो ये पीस प्लान है, उसमें यही है कि इजराइल को स्टेट के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। ये तो लिख के दे दिया ना उन्होंने। और इसी बात पर मुस्लिम जितने भी ममालिक थे, अरब और मुस्लिम ममालिक, वो उन्होंने शर्त यही रखी थी कि क्योंकि नेतन्याहू तो नहीं मानते थे, वो कहते देयर इज नो इजराइल। उन्होंने क्या कहा था, अभी 11 सितंबर को स्पीच की उन्होंने वेस्ट बैंक में फलस्तीन में स्पीच की नेतन्याहू ने एक सेरेमनी में, और वो सेरेमनी थी सेटलमेंट 334 घरों को नए बनाने का। उन्होंने सेरेमनी साइन किया, उधर कहा कि हरगिज कोई फलस्तीन रियासत नहीं बन सकती। और 11 तारीख और अब में थोड़े से दिनों में क्या फर्क आया? जाहिर है ये कंसल्टेटिव प्रोसेस था। ये तमाम ममालिक थे, पाकिस्तान था, बाकी ममालिक थे, जिन्होंने इस कंसल्टेटिव प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ एंगेज किया। क्योंकि डिप्लोमेसी में अगर एंगेजमेंट न रहे तो वो खून खराबा कितने दिनों तक बर्दाश्त किया जा सकता था। हमास का जितना नुकसान हो गया, 20,000 जंगजू मारे गए, और जो उनका नुकसान हुआ है कि उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिसरप्ट हो गया है पिछले कुछ दिनों से। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो या तो हम ये मान ले कि जितने बचे खुचे रह गए हैं फलस्तीनी, उनको भी लुक़मा अजल बना दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, या फिर हम अभी उनको सांस लेने के लिए इस किस्म का, देखिए मारूजाती हालात में फैसले करने पड़ते हैं। आइडियली अगर आप मुझसे पूछे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बहुत सारी बातें खिलाफ हुई हैं। आपका पहला वाला सवाल उसमें ये कि क्या ये लाइन ड्रा हो जाएगी? ये लाइन तो ड्रा हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 के तहत लाइन ड्रा हो चुकी है कि ये अपने वापस उस बाउंड्री पर जाएंगे जो 67 में हुई थी। वो मुमकिन नहीं है। तो मारूजाती हालात में या तो लड़ते रहे। अब एक तरफ दुनिया की इतनी बड़ी फौज सपोर्टेड बाई इतने बड़े बहरी बेड़े, अमेरिका के फुल सपोर्ट। तो उस लिहाज से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि अमेरिका एंड इजराइल स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर। तो ये सारी चीजें अगर सामने रखी जाए तो फिर इस 20 पॉइंट का भी इस्लामिक जिहाद कहता है कि नहीं, ये तो जो है बिल्कुल ही एक रेसिपी है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रीजन। ठीक है, अगर इसको आइडियली देखा जाए तो चले, इसको किसी हद तक इसमें वजन है, लेकिन मारूजाती हालात के साथ देखा जाए तो या तो फना कर दें सारों को, या कोई ना कोई सिलसिला ऐसा करें कि सारों के लिए कोई एक्सेप्टेबल हो, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो। और उस लिहाज से क्रिटिसिज्म तो इसमें बड़ी हो सकती है। आप कहें तो मैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के हवाले देके क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन मारूजाती हालात को देखना पड़ेगा। हमने जो बचा खुचा फलस्तीन है उसको बचाना पड़ेगा। कल तक नेतन्याहू और कल तक डोनाल्ड ट्रंप इस फेवर में नहीं थे कि फलस्तीन एक रियासत हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि जो लाइंस हैं पहले से ड्रॉ हो चुकी हैं, उन्हीं पर तवज्जो देनी चाहिए। वो मुमकिन नजर नहीं आता, और मारूजाती जो इस वक्त सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो सोल्यूशन की जानिब जाना चाहिए। जनरल साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो 72 घंटे दिए गए हैं, जो 20 नकाती मंसूबा पेश किया गया है, इस पर अमल दरामद कैसे शुरू होगा, कब से शुरू होगा? देखिए, अभी तो 72 आवर्स दिए गए हैं, उसके बाद ये टाइमलाइंस दे देंगे जी। और मैं चाहूंगा कि इमीडिएट विड्रॉल हो इजराइल की फोर्सेस का। अगर वो जाते हैं कि जी हम फेज विड्रॉल करेंगे तो फिर मेरा ख्याल में वो सुई वहीं पे अटकी रहेगी जी। फिर चांसेस हैं, क्योंकि ये बड़ा फ्रेजाइल और एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। दूसरा, मैं अभी जो जमील साहब बात करते हैं उसको एक बस उस पर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने कहा कि जी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, बी रियलिस्टिक, आप उसको देखें, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।
दूसरा मैं समझता हूँ कि जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपना जो रेप्यूट है ना जी, एक बिग पावर, अपना कंट्रोल, वो बिल्कुल इरोड हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। फलस्तीन का एक ऐसा मसला है, अगर इसको वो जेन्युइनली हल कर लेते हैं तो न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप, क्रेडिट तो हमेशा प्रेसिडेंट ट्रंप को ही देंगे, ये याद रखिएगा, लेकिन ओवरऑल एक अमेरिका का इस्लामिक वर्ल्ड जो एक इमेज है वो बहुत बेहतर हो जाएगा एंड दे विल ड्रॉ अ ह्यूज सपोर्ट। ये मैं आपको दो ही मसाइल हैं जी मुसलमानों को मेनली, एक पैलेस्टाइन है और दूसरा ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दैट इज कश्मीर। और आई एम श्योर कि जब फलस्तीन का मसला हल होता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रेशर्स बढ़ सकते हैं और अमेरिका कैन रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज, ये याद रखिएगा, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अभी हमने जब बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, प्लान की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स एक पूरा रोड मैप दिया जाएगा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो भी फोर्स कमांड वहां पे एस्टेब्लिश होती है, मिलिट्री फोर्स उसका वहां पे होगी, फिर उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट होगी विद सम मैंडेट। अब ये देखना होगा कि ये मैंडेट को थ्रू यूएन उनको देना चाहते हैं या थ्रू ये जो मैकेनिज्म बन रहा है इसी के अंदर थोड़ी सी तफसीलात आएंगी तो फिर ही पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है अभी, तो वैसे हमास के जो रहनुमा है महमूद मुरादवी, वो ये बता रहे हैं कि अभी तक उन्हें ये तहरीरी मुआहिदा भी मौसूल नहीं हुआ, तो 72 घंटे तो उसके बाद ही फिर कंफर्म कर दिया है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन। अच्छा, और अगर डॉक्टर साहब ये हमास इस पर नहीं मानता, इस मुआहिदे पर नहीं मानता, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और हमास के पास इसके अलावा कोई ऑप्शंस मौजूद हैं? बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्योंकि इसमें अब कंसल्टेशन शामिल है तमाम इस मुस्लिम ममालिक जो उधर मौजूद थे जो मीटिंग में, और वो फिर साथ नहीं दे सकेंगे हमास का, फलस्तीन का साथ नहीं दे सकेंगे कि उनकी कमिटमेंट्स के खिलाफ अगर उनकी कमिटमेंट के बावजूद हमास नहीं माना तो, क्योंकि ये सारी कंसल्टेटिव प्रोसेस है। अब क्या हमास के जो बचे खुचे 1000-2000 लोग रह गए हैं, क्या वो इतनी बड़ी अमेरिकन फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस का मुकाबला कर लेंगे वहां रह के? तो ये अक्ल फहम से बाहर है। तो इसलिए अपने पूरे के पूरे खित्ते को गंवाने से और तमाम लोगों को गंवाने से बेहतर ये है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड करके हिकमत अमली जंग में, ज्यादातर जनरल साहब सही बताएंगे कि जंग में ये हिकमत अमली होती है। एक विड्रॉल जो है वो भी एक जंग को जीतने का तरीका होता है ताकि आप मनोवरिंग कर सकें। तो उस लिहाज से डिप्लोमेटिक एरेना में भी ऐसे ही है कि अगर हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज इन तमाम ममालिक के सरबराहान ने जिक्र नहीं किया सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का 242 का, जो हमेशा पहले करते आए हैं इस मामले में, तो उसके लिए वही जो ग्राउंड रियलिटी अभी बात हो रही थी उसी के मुताबिक किया है, उसी के मुताबिक किया, बिल्कुल। लेकिन ये भी आप मेरा ख्याल है इसकी भी तायीद करेंगे कि डॉक्टर जमील, इस वक्त हमास के लिए दो धारी तलवार है। अगर वो नहीं मानते तो डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, और अगर मान जाते हैं तो उनका रोल ख़त्म हो जाता है किसी किस्म की भी हुकूमत साजी में या फैसला साजी में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपने अपना तबसरा पेश किया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद हमारे साथ थे, दिफाई सरकार हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे दिफा को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे मशरक़ वस्ता की जानिब से, मुस्लिम ममालिक की जानिब से। इस पर हम बात कर रहे थे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की बाहिम्मत बासलाहियत खातून से, जिन्होंने न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाए बल्कि मकामी हुनरमंदों को बैनुल-अक़वामी मार्केट से जोड़कर रोजगार के नए दरवाजे भी उनके लिए खोल दिए हैं। और ये अब तक 500 से जायद हुनरमंदों को आलमी मार्केट से जोड़ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीज़ा सालेह की, जो गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल इनकलाबी तब्दीली ला रही हैं, और इसके साथ साथ अजीज़ा अपनी टीम के साथ मिलकर डिजिटल ख्वानदगी प्रोग्राम के जरिए अब तक 1200 से जायद खवातीन को तरबियत देकर ऑनलाइन कारोबार की तरगीब भी दे रही हैं। मजीद अजीज़ा से ही बात करते हैं। जी हाँ, अजीज़ा हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनके ज़बरदस्त और कामयाब डिजिटल और सोशल वर्क की, और जो पूरी स्टोरी है उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा अजीज़ा कि ये जो बड़ा ही डिफरेंट आपने चुना, ये जो प्लेटफॉर्म का आइडिया आपके जहन में आया कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ये कैसे आया? इसके पीछे कोई खास मुहर्रिकात से? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो बेसिकली माउंटेन शॉप का जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज जस्ट ए ईस्टर कॉन्सेप्ट, बट ड्यूरिंग कोरोना हमने स्टार्ट की थी माउंटेन शॉप 2019 में।
सो आफ्टर कोरोना जब मैं गांव में रही और मैंने डिफरेंट गिलगित बल्तिस्तान को मैंने पूरा एक्सप्लोर किया ड्यूरिंग कोरोना, डिफरेंट जगह मैंने विजिट की, आई वाज फीलिंग दिस पैन बहुत पहले से कि ख़वातीन के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा मीडियम नहीं है जहाँ पे वो जाके प्रॉपर तरीके से काम कर सके, जहाँ पे वो जाके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करे, उनके अंदर जो स्किल्स है, जो पोटेंशियल है वो सेल करे। सो ड्यूरिंग कोरोना मैंने जब पूरी जीबी विजिट किया, आई मेट सो मेनी वुमेन जो बहुत सारे काम कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे थे और डिफरेंट उनके पास स्किल्स थे। सो उनके पास ऐसा स्पेसिफिक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी स्किल्स सेल किए जा रहे थे बट थर्ड पर्सन के थ्रू किया जा रहा था। लोग उनकी प्रोडक्ट्स उठाते थे और लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते थे और उनकी अपनी कोई ब्रांड नाम नहीं था, उनकी अपनी कोई स्किल्स, मतलब लोगों को नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट आ कहाँ से रही है। सो देन आई स्टार्टेड दिस मार्केटिंग शॉप। अच्छा, तो अजीजा बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में जहां सहूलियात की कमी है, फुकदान है, वहां एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कायम करना यकीनन चैलेंजिंग होगा। इस सफर में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सो बेसिकली इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इंटरनेट का आपको सुबह से ही पता चल रहा है कि इंटरनेट हमारे पास उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस वर्क, जब मैंने ये सारे आइडिया सोचा और जब मैं इस पे काम कर रही थी, देन आई शिफ्टेड टू लाहौर। मैंने लाहौर जाके इस्लामाबाद में NIC ज्वाइन की, लाहौर जाके मैंने प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म पे काम किया क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट इज मच बेटर देन गिलगित बल्तिस्तान। सो देन आई कैम बैक अगेन 2022 में, फिर वापस में आई, देन आई स्टार्ट ग्राउंड वर्किंग। सो स्टिल चैलेंजेस बहुत है क्योंकि लोगों के पास, इवन एजुकेटेड पीपल डोंट हैव डिजिटल लिटरेसी येट। लोगों को नहीं पता कि मोबाइल को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सिक्योरिटीज क्या है और इनको अपने काम के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सो लोगों को कन्विंस करना, स्पेशली वुमेन को कन्विंस करना, वो भी ऐसा सोसाइटी में जहाँ पे एक बंदी अगर सोशल मीडिया पेज भी बनाती है या सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है तो सोसाइटी बहुत प्रेशराइज करते हैं। सो उनको कन्विंस करना, लेके आना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोगों में जोर आया है। और थैंक यू वेरी मच ये कहने के लिए कि लाहौर में जो इंटरनेट है इट्स मच बेटर, पूरी तरह से बेटर नहीं है यहाँ पर भी क्योंकि हमें भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फेस। अच्छा अजीजा, डिजिटल खानगी जो ये आपका प्रोग्राम है, इसके लिए आपने 1200 से ज़ायद जो ख़वातीन हैं उनको ऑनलाइन बिजनेस की तरबियत दी है। बेसिकली ये जो आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये काम कैसे करता है? ये इस पर अगर कोई आना चाहे, अगर किसी के पास सलाहियतें हैं तो वो किस तरीके से आ सकता है, किस तरह से ज्वाइन कर सकता है? सो बेसिकली डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्टार्ट किया था इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट NGOs और स्पेसिफिकली इस जो माउंटेन शॉप वाला प्लेटफॉर्म है, इट्स बेसिकली नॉट ओनली अ मार्केट प्लेस बट वी आर आल्सो वर्किंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, बेसिक एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, एज वेल एज वी आर टीचिंग देम द बेसिक्स ऑफ बिजनेस, हाउ टू ब्रांड, हाउ टू डू प्राइसिंग, हाउ टू डू पैकेजिंग एंड ऑल दिस स्टफ। सो हमारा बेसिक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम जिन ख्वातीन को ट्रेन करते हैं जिनके अंदर हमें लगता है कि उनके अंदर सलाहियत है, सो उनको हम बेसिक डिजिटल लिटरेसी देते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं, देन लेट हर और जो भी ख्वातीन हमारे पास है उनको बता देते हैं कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग किस तरह करना है। देन वो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद हम उनको अगेन एक प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, उनकी बिजनेस की सेटअप किस तरह करना है, रजिस्ट्रेशंस क्या होती है, बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस को कहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं, एग्जीबिशंस में किस तरह पार्ट ले सकते हैं। तो ये पूरा फीस भी है आपके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की? इट्स फ्री। और ये मैं आपसे कह रही थी कि इसमें हम ये करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करते हैं फॉर द इनिशियल ट्रेनिंग एंड जब वो एक सर्टेन स्टेज पे आते हैं, अंटिल देयर फर्स्ट सेल वी डोंट चार्ज एनी वुमेन। जब उनकी फर्स्ट सेल होती है या फिर कुछ वुमेन हमारे पास ऐसे हैं जो ईयर्स से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी जो सेल पे चार्जेस डिफरेंट है और जो न्यूली ऐड होती है उनकी कोई चार्जेस नहीं है। बिल्कुल। तो अजीजा ये बताइएगा कि आपका जो प्लेटफॉर्म है इसमें कितना पोटेंशियल है मजीद कामयाब होने का? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हम डिफरेंट इन्वेस्टर्स की जब देख रहे हैं, एक्चुअली पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर देयर इज ई-कॉमर्स की बात करें तो देयर इज अ बिग फिशेस, बट वी आर ट्राइंग कि हम इस मॉड्यूल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम देख लें। इसीलिए हम कोशिश करें कि हमारी चाइना की पार्टनर के साथ बात हो रही है, साथ ही साथ वी आर विद JSCash एज वेल, जो कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी में पार्ट दे रहे हैं, एज वेल एज वी आर कनेक्टेड विद डिजिटल ओशन जो कि एक इंटरनेशनल अदारा है। सो हम कोलैबोरेशन के थ्रू चाह रहे हैं कि इस मॉड्यूल को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लोर करें, एक्सपेंड करें और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करके इसको थ्रू आउट पाकिस्तान, इवन वी आर वर्किंग ऑन चित्राल एज वेल,
तो थ्रू आउट पाकिस्तान इसको एक्सपेंड कर लें। एंड दिस पार्ट इज स्पेसिफिकली एंड दिस प्लेटफॉर्म इज स्पेसिफिकली मेड फॉर वुमेन। अच्छा, इस पर मैन नहीं आ सकते। डेफिनेटली आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की, तो बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ तक एक्सेस देना, और आपने कहा कि मतलब आसान नहीं है। आपकी टीम किन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है इसके लिए? सो बेसिकली अभी मैं ये कह रही हूँ कि मैंने इंटरनेशनल मार्केट से कुछ ऐसे वेंडर्स है जो इन खवातीन को डेफिनेटली दे उस तरीके से ये सोशल मीडिया मार्केट प्लेस यूज़ नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कैटलॉग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं, मार्केट फेसबुक मार्केट प्लेस यूज़ करते हैं, उसके बाद दराज पे हम इनको लेके आए हैं। बट अभी जो हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, एक हायरार्की चल रहा है, वो ये कि हम बल्क्स में बाहर से इनके लिए ऑर्डर्स लेके आते हैं जो स्पेशली हैंडीक्राफ्ट और एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं। अपने प्रोफाइल विजिट की होगी या नहीं, तो आई पर्सनली डू मॉडलिंग फॉर ताकि वो फिर इनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग का इनको कॉन्सेप्ट आए कि सोशल मीडिया पे ब्रांड किस तरह करना है। तो हम बल्क्स में इनके लिए ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर लेते हैं और परचेज वो बाय करते हैं। अजीजा, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। मायूसी इस बात की कि मर्द हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इस बात की कि खवातीन के लिए बहुत से मौके आप पैदा कर रही हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा क्रिकेट की बात करते हैं, और मैं बिल्कुल भी मेंस टीम की बात नहीं करने वाली। करेंगे थोड़ी देर में, बाद में करेंगे, फिलहाल हम नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं जी आईसीसी विमेन वनडे वर्ल्ड कप के आगाज की बात जो कि आज से भारत में होगा। पाकिस्तानी टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी, और विमेन वर्ल्ड कप के 13वें एडिशन की मेजबानी भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। और इस इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ इफ्तिताही मैच इंडिया और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी, और उनका पहला मुकाबला 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा। इवेंट की फातेह टीम को 44,80,000 अमेरिकी डॉलर्स का इनाम दिया जाएगा। इनाम देना अभी पोस्टर तो देखें आप, कितना डिसेंट पोस्टर है। तमाम जो खिलाड़ी हैं अच्छे लग रहे हैं, हमारी कप्तान तो खास तौर पर। लेकिन आप देखें कि जो इनडिसेंसी इन्होंने दिखाई है, जो मेंस जो कप्स हो रहे हैं एशिया कप में, और हाथ नहीं मिलाना, हमने जो है ना ट्रॉफी नहीं वसूल करनी, तो कम से कम अच्छी बात यह है कि पोस्टर इन्होंने अच्छा शेयर किया है। और ये डिसेंट सा पोस्टर, जबरदस्त सा पोस्टर है, तैयारी पूरी है, और उम्मीद करते हैं कि हकदार भी हम ही ठहरेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक। हमने खवातीन की क्रिकेट की बात की, मर्दों की क्रिकेट की भी बात करते हैं। भारत की हरधर्मी की भी बात होगी, जिन्होंने इस गेम ऑफ जेंटलमैन की धज्जियां उड़ा दी हैं। और कहा जाता है कि खेल के मैदान और जंग के मैदान में एक फर्क रहा है। जंग में हारने वाले के बरक्स खेल में हारने वाले को भी मुस्कुराना सिखाया जाता है, जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है। लेकिन हमने एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक के जो तनाजात देखे, और फिर जो हमने ड्रामेबाजी देखी है कि साइड पे खड़े होकर ट्रॉफी उठा रहे हैं, ये कुछ अजीब सा ही है। इससे तो यूं लगता है कि अब क्रिकेट, जिसे गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता था, उसे एक जंगी मैदान में तब्दील कर दिया गया है। और भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले हैं, ना ही चैंपियन का जो है वो ट्रॉफी दी गई है, जिसके बायस भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन के बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई और असल ट्रॉफी से महरूम भी रही। जी हाँ, और असल ट्रॉफी से महरूम जो भारतीय प्लेयर्स हैं, सोशल मीडिया पर फर्जी ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए हमें दिखाई दिए। मोदी सरकार और भारतीय टीम की जो ये घटिया हरकत है, इस पर शदीद तनकीद हुई है। तनकीद अभी भी हो रही है। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की जानिब से मोदी सरकार को तनकीद के जो बाउंसर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। अब टीम की कारकर्दगी पर बात करें तो शायद इससे मुनासिब वन लाइनर नहीं हो सकता कि हमारी टीम एक सेंसलेस क्रिकेट खेली है और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम रहे। क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो उनकी हिकमत अमली भी ब्यूरोक्रेटिक है। वो समझते हैं कि हर शिकस्त के बाद टीम और मैनेजमेंट में तब्दीलियां लाएंगे, वो कुछ ना कुछ नया कर लेंगे इस तरह से। तो इसमें भी कोई कामयाबी हमें नजर नहीं आई है अभी तक। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मैनेजमेंट क्रिकेट की बेहतरी के लिए कौन से फैसले कर सकती है। उन्हीं तमाम मौजूआत पर, और ये जो खास तौर पर जो भारतीय हड्डी है और मोदी सरकार ने जो क्रिकेट को दागदार किया, इस पर भी हमने बात करनी है। हमसे बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, सो बखैर है आप सबको। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा, जो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो हरकतें की जा रही हैं मोदी सरकार की जानिब से, खास तौर पर क्रिकेट को भी, पहले भी करते थे ये इस तरह की हरकतें करते थे, सियासत इसमें भी, लेकिन अब तो खुलकर सामने आ गए हैं। तो क्रिकेट जिसे जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, उसमें भी सियासत ले आए हैं। इस तरह की घटिया हरकतें करके कौन से मकासद हैं जो हासिल करना चाह रहे हैं ये लोग?
देखिए, ये सबसे पहली बात यह है कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क बना था और मजीद निज़ामी मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, एक जब तक वो जिंदा रहे वो इसकी बात करते रहे और अपने अखबार के जरिए, अपने बयानात के जरिए लोगों को ये बताते रहे कि इस मुल्क के क़याम की वजह क्या थी और दो कौमी नजरिए की अहमियत क्या है। और आज लग रहा है नरेंद्र मोदी ये उसी दो कौमी नजरिए को साबित कर रहा है दुरुस्त, और ये नरेंद्र मोदी की सोच है। लोगों को इससे पहले कुछ गलत फहमी थी, कुछ अवहाम था। जब हम ये बात करते थे तो लोग कहते थे नहीं जी वो नरेंद्र मोदी है, इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम है, ये छोटे से क्रिकेट मैच से उसने क्या लेना देना है। तो अब लोगों को समझ आई है, अब तस्दीक करती है उसने खुद। उसने ट्वीट किया है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद, उसने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ट्वीट किया है पाकिस्तान के साथ बड़ा जंग हुई है। बिफिटिंग रिप्लाई किया है हमारे मोहसिन नकवी साहब ने उनको। उससे बेहतर, उसका दुरुस्त और बेहतर जवाब ही ये बनता है, उसका दुरुस्त और बेहतर जवाब ही ये बनता है। और जब तक आप इस मामले में, जहां पर आपकी कौमी तशख़्ख़ुस, हमीयत, गैरत का मामला हो, जब आपकी नजरियाती सरहदों की बात हो, उसमें आपको क्लियर होना चाहिए किसी के साथ भी बात करते हुए। और फिर आपका ख्याल है कि ये भी मोहसिन नकवी साहब का दुरुस्त फैसला था जो ट्रॉफी ना देना, क्योंकि जब फाइनल तकरीब ही ताखीर का शिकार हो रही थी, फिर रवैया फिर यही होना चाहिए ना इनके साथ। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के की जो इख्तितामी तकरीब थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान के नुमाइंदे को स्टेज पर नहीं बुलाया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से फातेह टीम को इनामात और एजाजात एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह नहीं देने थे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, ये तो इंडियन टीम ने अगर ट्रॉफी लेना थी तो उनको मोहसिन नकवी साहब के पास स्टेज पर जो रिवायात हैं, जो उस स्टेज का प्रोटोकॉल है, उसको आपने खत्म नहीं करना, आपने उस पर अमल करना है। उनका ये इकदाम, ये फैसला बिल्कुल ठीक था कि अगर आप ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो जो तरीकाकार एक राइज है उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। भारतीय टीम ने नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब ने बैसियत सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो किया वो ठीक था, और उसके बाद जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है वो उससे भी बेहतर था। सो इन मामलात में उनके नंबर्स पूरे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के बारे में जो फैसले उन्होंने करना है वो उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने खेल के मैदान में अगर भारत को जवाब देना है तो उसके लिए पाकिस्तान को क्रिकेट ठीक खेलनी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब ठीक होना चाहिए, उनकी कारकर्दगी का मयार वो होना चाहिए कि वो दुनिया की बेहतरीन टीमों जिसमें इंडिया भी शामिल है, उनको हर मैदान में आप शिकस्त दें। आप हर मैच जीत नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी कामयाबियों का तसलसल और तनासुब बेहतर होना चाहिए, जो कि इस वक्त है। जी बिल्कुल। तो इमरान, अब बात कर लेते हैं कारकर्दगी की कौमी टीम की। तो हमने जो एशिया कप में देखा है, जिस तरह से नजर आई है हमें, वहां पर आपको क्या क्या लगता है कि खेल के मैदान में हमने क्या गलतियां की और इंतजामी सतह पर हमारी क्या गलतियां थी? देखिए, खेल के मैदान में बिलखुसूस अगर फाइनल की बात करते हैं या उससे पहले जो बिल्डअप था, हुसैन तलत को किसी तरीके से इस टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, उनको स्क्वाड में भी होना चाहिए था। उनकी क्रिकेट शूट नहीं करती T20 क्रिकेट को, जो जिस फॉर्मेट के लिए हम खेल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास फास्ट बॉलर्स अगर नसीम शाह मौजूद हैं तो आपने उनको क्यों स्क्वाड में शामिल नहीं किया था? चूंकि वो स्क्वाड में नहीं है, ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच ने कहा था कि मोहम्मद नवाज इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं, तो उस बेहतरीन स्पिन बॉलर ने फाइनल में सिर्फ 1 ओवर किया। ठीक है जी, आपने हसन नवाज को क्यों ड्रॉप किया? जिस ब्रांड की क्रिकेट आप खेलना चाह रहे हैं, उस ब्रांड की क्रिकेट अगर वो खेलता है तो आपने उसके फेलियर्स को भी तो साथ लेकर चलना है ना। साइम अयूब को 4-0 होने के बावजूद आपने टीम का हिस्सा बनाया और हसन नवाज को 2 नाकामियों के बाद आपने ड्रॉप कर दिया। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छे प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। फाइनल में कप्तान ने अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मैचअप्स की बात करते हैं, लेकिन जब 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज खेल रहे थे, पाकिस्तान के कप्तान को बॉलिंग करने के लिए आना चाहिए था एज ऑफ स्पिनर, उन्होंने वो चीजें नहीं की हैं। अपने बॉलर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है जो नहीं की है। पाकिस्तान का इस वक्त मसला, इस टूर्नामेंट में मसला बैटिंग रहा है। पाकिस्तान 130, 35, 40, 45 रन या 150 से कम रन करके मैचेस जीता रहा है। दुनिया की टीमें जिनके पास 8-8, 7-7, 9-9 स्पेशलिस्ट बैटर्स होते हैं, 8-8, इंडिया के पास 7-8 बैटर्स थे स्पेशलिस्ट। तो दुनिया की बेहतरीन टीमें 7-8 बल्लेबाजों के साथ अगर खेलती हैं तो वो आपको 135, 40, 50 पर मैचेस नहीं जीतने दिया करती। तो आपकी बैटिंग को बेहतर बनाने की जरूरत है। जी
ठीक है। अच्छा इमरान, आपको क्या लगता है कि क्यों हम दूर हैं मॉडर्न क्रिकेट से? अगर हमारे ओपनर्स जो हैं वो अग्रेसिव खेलते हैं तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है कि तू चल मैं आया, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं लेट मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फारिग है, उस पर आप रिलाई ही नहीं कर सकते। उसमें फिर एक आउट होता है तो उसके बाद आपको पता ही होता है कि अब लाइन लग गई है। तो ऐसा क्यों है? क्या प्रॉपर हिकमत अमली की कमी है या फिर इनको जो ऑर्डर है उसमें तब्दीली लानी चाहिए? जो सलमान अली आगा कैप्टनसी पर बात हो रही है वो दुरुस्त हो रही है कि उन्हें कोई प्लानिंग नहीं की और इस तरीके से बस वो मैदान में उतर आए? एक तो जबरदस्ती उनको कप्तान बनाया गया और जबरदस्ती उनको पाकिस्तान की T20 टीम में डाला गया। इसमें कुछ शक नहीं है कि वो स्पिन बॉलिंग को सलमान पाकिस्तान के मौजूदा बल्लेबाजों में निस्बतन बेहतर खेलते हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का, क्या वो T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इसके ऊपर बहुत तफसीली बहस हो सकती है और अक्सरियत का ये ख्याल होगा कि वो नहीं आती है, क्योंकि जिस नंबर पर वो खेलते हैं वहां पर आपको हाई स्ट्राइक रेट की जरूरत होती है। नंबर एक, जो आपने कहा कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे रिसोर्स ठीक नहीं है उस हवाले से। और क्रिकेट में हम इस मॉडर्न डे क्रिकेट से या आज की क्रिकेट, वैसे ये मॉडर्न डे क्रिकेट एक बस वर्ड है जो कि गैर जरूरी तौर पर बहुत इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान में। आज के क्रिकेट में हम पीछे क्यों हैं, उससे मुताबिकत क्यों नहीं रखता हमारा खेल? उसकी वजह यह है कि हम क्रिकेट की समझ से दूर हैं। हम जाती पसंद नापसंद पर जाते हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है, उसको कोई ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहा। हमारे पाथवेज बिल्कुल तबाह हो चुके हुए हैं। लोगों को कोई पता नहीं है कि क्रिकेट आगे कैसे लेकर जानी है। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में इन हालात में भी आप देखें, इन हालात में जब पाकिस्तान टीम जवाल की जानिब गामजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब ने जिस अंदाज में ये पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की टीमों का इंतखाब किया है, वो मेरिट का वाज़ेह तौर पर मेरिट की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। और आज भी जब इन हालात में आपकी क्रिकेट खड़ी है, आप मेरिट के ऊपर नहीं आए हैं, आप दुरुस्त पाथवेज के ऊपर नहीं जाएंगे, आप मेरिट पर प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप उनकी तैयारी का तरीकाकार बेहतर नहीं करेंगे, तो आप कभी भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया आगे निकल रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इमरान, तो अब आगे पीछे की तो सूरत हाल रही नहीं कोई हमारे लिए फिलहाल। हमारी टीम जहां पर खड़ी नजर आ रही है, तो अब आप क्या देख रहे हैं? वापसी होने वाली है बाबर आजम की, रिजवान की, कुछ अलामात इस तरह की दिखाई दे रही हैं? देखें सैयद साहब, आप इस रिसोर्स को भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस वक्त प्लेयर्स हैं, इनकी पोटेंशियल पर इन्हें आना बाकी है। इनकी पोटेंशियल पर भी अगर आप ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसे खिलाड़ियों का इंतखाब करें, उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको जगह दें, तो इस रिसोर्स से भी 1, 2, 1.5 साल आप बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, नताइज भी बेहतर ले सकते हैं और उस दौरान आप आगे भी जा सकते हैं। जहां तक ताल्लुक बाबर आजम का है, क्या वो साहिबजादा फरहान को आप ड्रॉप करके उनको ओपन करवाया जा सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। क्या आप फखर जमान की जगह मोहम्मद रिजवान को ओपन करवा सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। अब अगर उनको वापस लाना है तो आपको ये तयन करना पड़ेगा कि उनको खिलाना किस जगह पर है। साइम अयूब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आपने उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या आपने बैक गियर लगाना है? तो इन दोनों क्रिकेटर्स की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है, लेकिन हाल में इस वक्त जब हम बैठे हैं तो आपको बेहतर हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत है। अगर जगह बनती है तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आती तो नो वन इज बिगर देन द गेम, नो वन इज बिगर देन द कंट्री। कंट्री ने आगे जाना है, खेल ने आगे जाना है, उसके मुताबिक अगर आपको फैसले लगते हैं, भले अवामी सतह पर खेल तो वैसे पीछे जा रहा है। आपको खेल में स्टार्स की, हाफिज साहब, आपको खेल में स्टार्स की भी जरूरत होती है, स्टार पावर की भी जरूरत होती है, और फिलहाल उनके बगैर खेल पीछे जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब भी इस तरह की कोई परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद एक ही चीज होती है, वो ये होती है कि कैप्टन तब्दील कर दिया जाए। अभी भी चल रहा है कि सलमान अली आगा को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। तो कौन है मजबूत उम्मीदवार सलमान अली आगा की जगह? अगर उन्हें हटाया जाता है तो कौन होगा कैप्टन? देखिए, आप बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? आप हटाते जो हैं हर टूर्नामेंट के बाद, इसका मतलब यह कि आपने गलत फैसला किया ना। आप बनाने से पहले कप्तान क्यों नहीं सोचते हैं? और आप कप्तान को एक रिमोट कंट्रोल कप्तान क्यों बनाना चाहते हैं? आप क्यों कोई ऐसा शख्स कप्तान नहीं बनाना चाहते जिसका अपना दिमाग काम करता है, जो अपराइट है, जो कोच को कहेगा जनाब कोच साहब ये आपका काम यहीं तक था, जो सिलेक्शन कमेटी को कहेगा कि जनाब ये सिलेक्शन कमेटी आपकी है, ये खिलाड़ी 15-16 आपने बनाए हैं, ये 16 मैंने बनाए हैं, इनमें से 2 ये पाकिस्तान टीम के लिए जरूरी है, ये होने चाहिए स्क्वाड में, उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इस किस्म बिल्कुल पहले बेहतर अच्छा कप्तान बनाएं, जो पर्चियों के अलावा जिसका दिमाग चलता हो खेल के मैदान में, जो सिलेक्शन कमेटी को जरूरत इनकार हो, जिसको हेड कोच को जरूरत इनकार हो। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, ये हारिस स्क्वायर का क्या करना है? मैं दोनों हारिस की बात कर रही हूँ।
हारिस रऊफ, देखिए बात यह है कि इस मैच में ना पाकिस्तान ने रन्स कम किए, हारिस को इससे बहुत बेहतर बॉल करने चाहिए थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन 147 आप अपने बॉलर्स को क्या मार्जिन देते हैं? पाकिस्तान में ना गुज़िश्ता 3-4 वर्षों से अपनी बॉलिंग के ऊपर ज्यादा तनकीद हुई है, क्योंकि कप्तान रहे हैं सारे के सारे बैटर्स। अब वो 120 करके भी आउट हो जाते हैं तो वो कहते हैं बॉलर्स हमें जितवा दें। 120 जब पाकिस्तान 2024 पे इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क में खेल रहा था, तो क्या वो बल्ले बॉलर्स की वजह से हारा था? वो भी पाकिस्तान बैट्समैनों ने 120 नहीं किए ना। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो आपके रन्स थे, जब वहां से हम हारे हैं, जब आयरलैंड के तो हाफिज साहब फिर शाहीन को दे दे कप्तानी? देखिए नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में फैसला करे कि कौन है। अगर वो किसी को, ऐसे शख्स को जो उनके सामने खड़ा होकर अपने ख्यालात पेश कर सकता है, इख्तलाफे राय मेरिट की बुनियाद पर कर सकता है, क्रिकेटिंग जो लॉजिक्स उसके पास हो, जो मंतक और दलील के साथ आपकी सिलेक्शन कमेटी को कायल कर सके और अपनी मजबूत राय के ऊपर कायम रहे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जाती पसंद नापसंद के लिए नहीं। यहाँ पर लोगों ने जाती पसंद नापसंद को टीम की पसंद बनाने की कोशिश की। और आज जैसे अभी देखे ना, एक बॉलर को कहा जाता है ये दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है, लेकिन वो कैसा बेहतरीन स्पिनर है? वो एशिया कप के फाइनल में सिर्फ 6 बॉलिंग करता है और बाकी 18 बॉलिंग उसकी कोई कमेटी डाल दी है जी, यहाँ पर रखें, ये अगले मैच में काम आ जाएंगी। तो मेरिट के ऊपर प्लेयर्स का इंतखाब, मेरिट पर उस कप्तान का इंतखाब जो पाकिस्तान के क्रिकेट को ड्राइव कर सके। क्यों दुनिया आज भी सौरव गांगुली का नाम लेती है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेती है, विराट कोहली का नाम लेती है, इमरान खान साहब का नाम लेती है? ये बड़े बड़े कैप्टन्स ये ड्राइव करते हैं अपनी टीम को मेरिट की बुनियाद पर। गलत फैसले वो भी करेंगे, लेकिन आपकी क्रिकेट को दुरुस्त समत की, ज़हनी तौर पर कंट्रोल, एग्रेशन की जरूरत है। जब तक आप मेरिट पर नहीं लाएंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। और ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के ये वाले खिलाड़ी इससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते या पाकिस्तान ट्रैक पर वापस नहीं आ सकता। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हो सकती हैं, ये वाला रिसोर्स भी बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। आप देखिए फास्ट बॉलिंग की बात है, कहाँ है शाहनवाज दानी, कहाँ है अरशद इकबाल, कहाँ है मोहम्मद हसनैन, कहाँ है आपके वो आमिर जमाल? अपने फास्ट बॉलर का नाम गिने, बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की जरूरत है अपने टैलेंट को, आप ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस चीज से तो डिसएग्री करेंगे कि पूरी की पूरी टीम जो है बेहतर कारकर्दगी कर रही है, कुछ तब्दीलियां तो लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे और देखते हैं टीम मैनेजमेंट क्रिकेट की बेहतरी के लिए अब कौन से इंपॉर्टेंट फैसले जो है वो करती है, आगे चलकर पता चलेगा। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और पोस्ट मानसून मजबूत हवा के कम दबाव से समंदरी हवाएं मुनक़ता रहने का इम्कान है। और मौसम में तब्दीली का इम्कान कब से है, इस पर हमने बात करनी है, जिसके लिए हमारे साथ हयाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद मेमन साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जवाद साहब, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक पहला अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? जी बेसिकली ये पिछले कुछ दिनों में खलीज बंगाल पे एक हवा का कम दबाव बना था और फिर काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से ये शदीद कम दबाव की सूरत में पिछले 48 घंटों में ट्रेवल करता हुआ इस वक्त इंडियन गुजरात रीजन के ऊपर एक ताकतवर हवा का कम दबाव मौजूद है, जिसके ज़रिए असर हमने देखा कि पिछले 2 दिनों के दौरान जो है वो कराची समेत सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आ रहा है। और कल शाम और रात गए जो है वो थरपारकर के एरियाज में, मीरपुर खास के इलाकों में, हैदराबाद के कुछ आसपास के इलाकों में जो है वो बारिशें देखी गई हैं। मौजूदा ये जो सिस्टम है इस वक्त भी इंडियन गुजरात रीजन की तरफ मौजूद है और इसकी काफ़ी स्लो मूवमेंट जो है वो रन ऑफ कच्छ, इंडिया के जो कच्छ के इलाके हैं वहां पर जो है वो अगले 8 से 10 घंटों के दौरान रहेगी। तो इसके जेरे असर जो है वो जवाद साहब कितना असर हमारे मुल्क पर होगा? देखें, इसके जेरे असर एक तो दर्जे हरारत में खासा इजाफा रहेगा आज के दिन भी, और फिर आज 30 तारीख से लेके अगले 2 दिनों तक जो है वो कराची समेत जुनूब मशरिकी सिंध और जेरी सिंध के जो इलाके हैं, ठट्टा, बदीन, सुजावल, केटी बंदर और कराची और इसके आसपास के इलाकों में वक्फे से जो है वो बारिशें देखी जा सकती हैं। गरज चमक का जो सिलसिला है वो खासा ज्यादा रह सकता है इस सिस्टम पे। ठीक है। अच्छा जवाद साहब, अब मौसम की तब्दीली की अगर बात करें तो वो कब से एक्सपेक्टेड है? देखें, ये जैसे सिस्टम निकलेगा अगले 2 से 3 दिन तक जो है वो इसके असरात रहेंगे, क्योंकि ये अब आगे बहरा अरब की तरफ करेगा
और अगले 3 से 4 दिन तक ऐसा ही रहेगा। इसके बाद जो है वो कह सकते हैं कि समुद्री हवाएं कुछ हद तक बहाल होंगी और फिर ड्राई विंड इनकर्जन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना आपको पता है कि गर्म रहता है लेकिन थोड़ा सा ड्राई रहता है। तो अगले 3 से 4 दिन बाद जो है वो मौसम में बेहतरी आएगी। तो जवाद साहब ये भी बताइएगा कि जो लानीना के असरात बताए जा रहे हैं और बहुत सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं इस तरह की बातें कि इस बार जो मौसम सरमा आएगा वो बहुत शदीद होगा, क्या ऐसा ही है? नहीं, देखें, ऐसा जो है ये कुछ नहीं है। फिलहाल ये कोई नॉन टेक्निकल चीजें हैं। बेसिकली लानीना में होता ये है कि मानसून में अगर ये आता है तो हमारे यहाँ बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर यही लानीना हमारे सर्दियों के सीजन में आ जाए तो बारिशें काफी हद तक सप्रेस हो जाती हैं, दर्जे हरारत भी मामूल या मामूल से कुछ हद तक ज्यादा रहते हैं। लास्ट ईयर भी जब सर्दी का सीजन था तो यही इवॉल्विंग लानीना पैटर्न्स चल रहे थे, और हमने देखा था कि पाकिस्तान भर में तकरीबन 50% सर्दी की जो बारिशें थी वो कम हुई थी। इस साल भी यही इवॉल्विंग लानीना होगा। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज चल रही हैं कुछ हद तक बेसलेस हैं। फिलहाल जो है वो इतना अर्ली प्रेडिक्ट करना विंटर सीजन को ये बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है। ठीक है। अच्छा जवाद साहब, स्मॉग की क्या सूरत हाल है? ये स्मॉग का सीजन बेसिकली स्टार्ट हो ही गया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाए तो इस वक्त भी लाहौर टॉप पर है स्मॉग के हवाले से। तो क्या स्मॉग सीजन स्टार्ट हो गया है? अब से हम समझ लें कि अब ये भरपूर तरीके से तबाही फैलाएगा? देखें, बिल्कुल कुछ हद तक जो है ये सीजन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो गया है, क्योंकि अक्टूबर में अब ड्राई विंड्स जो है वो इन इलाकों में ज्यादा हद तक हम देखेंगे। लेकिन अगर इवॉल्विंग लानीना होता है और बारिशें जो है वो मामूल से कम रहती हैं तो फिर स्मॉग जो है वो इस साल भी अगेन बड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि बारिशें आपको पता है आती हैं तो वो एटमॉस्फेरिक जो सिचुएशन है वो फिल्टर होती रहती है। लेकिन अगर बारिशें कम रही तो फिर स्मॉग जो है वो काफी हद तक ज्यादा फैलेगी और नुकसानदेह भी रहेगी। राइट। तो जवाद साहब, आपने कराची का बताया, आपने बताया कि सिंध में ये सूरत हाल रहेगी जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होने का इम्कान है 2 से 3 दिन। लेकिन हमने देखा कि लाहौर में भी मौसम बदला बदला कर लग रहा था और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। तो लाहौर की क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम तो एक्टिव नहीं है। थोड़ा बहुत एक कमजोर मगरिबी हवाओं का सिस्टम अपर एरियाज में था, जिसके थोड़े बहुत असरात जो है वो हमने लाहौर, इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों में देखे। लेकिन ओवरऑल जो है वो काफी हद तक ड्राई सिचुएशन रहेगी। फिलहाल उन तमाम तर इलाकों में अगले 4-5 दिन तक जो है वो कोई खासी ज्यादा बारिशें नहीं है फिलहाल। ठीक है, लाहौरियों के लिए कोई अच्छी खबर अभी नहीं है। बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे मौसम पर, कैसा रहने वाला है अगले आने वाले दिनों में मौसम। तो जनाब यही खबर है कि लाहौर वालों के लिए बारिशें अभी नहीं है, कराची में जरूर हो रही है, अंदरूनी सिंध में जरूर हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है इंडिया से जो है वो दाखिल हुआ और उसका असर यहाँ पर भी होगा। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वहां क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? सर ये नीचे बैठ के किए जो ब्यूटीफुल कसम से मंडा गुच्छा जो है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा आया तो वो बाजार देख के ये समझे कि ये मंडा गुच्छा है। ये जो ब्रिज आ रहा है इसको हम शहर का मरकजी हिस्सा कह सकते हैं। ये एक मॉन्यूमेंट है इस पूरे इलाके का। पुराने टाउन की उसमें एक चीज नजर आती है। बहुत पुराना गाँव है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे सिरन किनारे। हम हैं इस वक्त मंडा गुच्छा में, और मंडा गुच्छा जो है इससे पे जब आप पैदल चलते हुए आते हैं, असल में यहाँ एक तो वो वैली बहुत नैरो आ जाती है, दोनों तरफ से पहाड़ जो हैं वो बहुत नैरो, और बीच में जो पानी है वो जो शफाफ पानी है, यहाँ पे पानियों के रंग ही कुछ और है। और बाकी जो सब्ज़ा है बिल्कुल ये बस उसी तरह समझें जिस तरह हमने हरामोश किया था ना, तो हम देखते थे कि वो जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, पत्थरों के ऊपर दरख्त उगे हुए हैं और हर जगह पे सब्जा। इसी तरह यहाँ पे भी देख लें, सब्जा ही सब्जा है और बहुत लश ग्रीन है, कारपेटेड जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल कारपेट की तरह हर जगह कोई चीज भी नहीं रही। मंडा गुच्छा जो है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक बेमालाइयत इसके पुराना होने के हवाले से, यानी पुराने टाउन की उसमें एक चीज़ नज़र आती है। बहुत पुराना गांव है ये और बहुत
मैंने सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ, हमें किसी से मालूम भी कर लेंगे कि जबोड़ी जो हमने पीछे किया था एक मरतबा, वो जो सेंट्रल मकाम है वो तो अभी कुछ नया नया बना। मंडा गुच्छा ये पुरानी आबादियां हैं, पहले से मौजूद हैं और बाजार भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको कदामत नजर आती है दरवाजों से, उनकी बनावट से। जब हम ऊपर से आ रहे थे तो जो ऊपर से जो इसकी पहली झलक थी वो भी बड़ी कमाल है कि मुकम्मल तौर पे सब्जों के अंदर घरों की छतें और बस वो एक आबादी से नजर आती है, बट जैसे ना किसी ग्रीनरी में कोई आबादी फंस गई है, कुछ इस तरह है, बंकर्स टाइप जैसे बिल्कुल आपको नजर नहीं आता, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते हैं यहाँ पे इतने घर होंगे। और ये इसकी जो क्या कहते हैं इसको, लोकेशन, जियो लोकेशन, ये क्या आपने देखा होगा, हम ऊपर से नीचे को आए, हम नीचे से पहले चढ़ाई चढ़े और चढ़ाई के बाद हम उतरे हैं और उतर कर इस वादी के अंदर आ गए हैं जहाँ पर ये वाकया बात है। मेरे साइड पे एक दरख्त है और ये दरख्त मैं भी आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि मुझे अपनी कुंग फू पांडा में जो उगवे का दरख्त है, उस उगवे का जो दरख्त है ना, वो बहुत सारे दरख्त यहाँ पे नजर आए हैं। ये बहुत पुराना, बहुत सारे चिनार के दरख्त है, बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। तो आए आपको जरा बाजार दिखाते हैं। ये बहुत कीमती कोई लकड़ लग रही है जी, ये दियार सबसे कीमती लकड़ है। अच्छा, ये दियार है? दियार है, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता दियार है, लेकिन मेरा इंट्यूशन चेक कीजिए कि ये समझ गया कि महंगी तुक्के लग रहे हैं मेरे सारे ही, और ठीक भी लग रहे हैं। देख मजे हैं आपके। तो आजकल आपकी लक अच्छी चल रही है जी, ऐसी। वाह जी वाह। ये जो ब्रिज आ रहा है, इसको हम शहर का मरकजी हिस्सा कह सकते हैं। ये एक मॉन्यूमेंट है इस पूरे इलाके का, बहुत ही पुराना ब्रिज है ये, अंग्रेज दौर के से है ये, और अपनी हालत में उस वक्त इतनी मजबूती से बनाया गया है कि छोटी मोटी मरम्मत तो होती रही है, लेकिन अदरवाइज ये इसी तरह चल रहा है, मौजूद है। बाकी फूल बहुत खूबसूरत है, इसकी शहर ही बड़ा अजीब, यानी एक्चुअली वो आबादी वाला अंसर नजर नहीं आता। दूर से ऐसे जिस तरह वो धुआं उठ रहा है, जिस तरह सब्जे के अंदर बस चंद घर नजर आते हैं, और उन घरों में आप पहुंचते हैं तो फिर इर्द गिर्द आपको सिर्फ सब्जा नजर आता है। वो एक गार भी ऐसे ही छुपा हुआ होता था ना पुराने जमाने में, पर जब आबादी इंसान उसमें रहते थे तो वो भी आम ऐसे लग ही नहीं रहा होता था, कोई एक्सपेक्टेशन जीरो होती थी कि यहाँ पे किसी भी जानवर या किसी भी इंसान या किसी का भी कोई गार हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह की आबादी है, अब खैर बड़ी है, अब करीब आ जाते हैं नजर आती है, लेकिन अदरवाइज ऐसे ही लगता है कि छुपा हुआ एक खजाना है, जैसे छुपा हुआ खजाना है। और ये छुपा हुआ खजाना जो है हमने तलाश किया है। इस छुपे हुए खजाने का नाम है मंडा गुच्छा, और मंडा गुच्छा जो है ज़रूर आइएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउसेस भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, और बहुत खाना भी है, और अच्छे गेस्ट हाउसेस हैं, और यहाँ पे अच्छे गाइड भी हैं जो कि आपको ट्रैक की तरफ लेके जाते हैं। इस हवाले से भी लोग और क्यों खामखा गैर ज़रूरी बोली चले जा रहा हूँ, कुछ अर्से में थोड़ी देर खामोश भी रह सकता है ना। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जबरदस्त अच्छा बाजार है, और इतना ही है जितना हम चल लिया, ये बाजार टोटल खत्म, छोटा सा। फिर वापस चलें। हो क्या बात है, मजे की जगह ना। इधर से रास्ता है, असल में इधर एक डिस्कवर सिरन वैली, डिस्कवर सिरन वैली, बिल्कुल। वो साहब है बहुत अच्छे लिटरेचर का ज़ौक़ रखते हैं, बहुत अच्छी शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, और उनका कोई गेस्ट हाउस भी है। तो मुझे ये था कि वो नीचे से पूछा तो उन्होंने कहा ये ऊपर है। वाह वाह वाह, बस खान इजाजत दीजिए तब मैं दरवाजा खोलूंगा। बंद करें। ये वाली कुंडी का रिवाज है आपके यहाँ या था? है नहीं, अब तो नहीं, मतलब जारी बात अब हम जरा तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हमारे पास अच्छे वाले ताले हैं। क्या बात, क्या अस्सलाम क्या है। वो जो डिस्कवर सिरन पाकिस्तान, आप अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? डिस्कवर सिरन वैली, अच्छा अच्छा। ये बताएं कि ये आपका गेस्ट हाउस है? जी हाँ, गेस्ट हाउस के नाम।
क्या नाम के? हिमालय गेस्ट हाउस। हिमालय गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे मुंडा गुच्छा में जो लोग आते हैं जी, आपके पास आते हैं गेस्ट? जी हमारे पास नाइट स्टे करते हैं, फिर आगे 2 पीक्स है, चुरको पीक और मूसा का मसला एम कैंप आप करवाते हैं? जी हाँ। ठीक है, ये नीचे गार्डन में जा सकते हैं? जी आ जा सकते ताकि हम वहाँ बात करें ना वकास भाई प्लीज सर, ये नीचे बैठ के किए जो भी ब्यूटीफुल, कसम से। आप बैठना चाहें या ना चाहें, मैं तो बैठने लगा। बैठने लगे बैठने। चेयर लगाएं सर? नहीं, नीचे बैठे, खुदा के लिए चेयर नहीं लगानी, बैठे। अच्छा, और आप जो भी गुफ्तगू करना चाहते हैं उससे पहले ये ज़रूर बताएं कि एक प्लान वो होता है कि जिसमें आप ग्रास लाते हैं, लगाते हैं, फिर उसको बराबर करते हैं। जी, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, जंगली है। जंगली है और ज़्यादा खूबसूरत है, और मुझे वाइल्ड ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जितनी हम वो करते हैं ना, मतलब नेचर क्या कहते हैं, क्यारियाँ और वो सारा, वो खूबसूरत अपनी जगह, लेकिन वाइल्ड तरतीब अपनी जगह पे खूबसूरत है, लेकिन वाइल्ड रैंडमनेस भी अपनी जगह पे। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे टूरिज्म से मुतल्लिक? ये सर 2015 से मैंने स्टार्ट किया है, और पहले तो मुंडा गुच्छा का नाम ही लोगों को नहीं आता था। माशाल्लाह अब इतनी रश है, यकीन माने कि गेस्ट हाउस फुल हो के फिर आगे हमें रिहाइश की और टेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं, कैंपिंग करनी पड़ती है। इसकी आपकी जो सेल में बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना ग्रीन है ना ये, मतलब दिल खुश हो गया। और मंडा गुच्छा जो है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा आए तो वो बाजार देख के ये समझे कि ये मंडा गुच्छा है। मंडा गुच्छा तो ये है कि जब आप थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो जो अखरोट के, और ये बड़े दरख्त अखरोट के, जी बड़े अखरोट के, यहाँ पे नाशपाती होते हैं, खुबानी होती है, आलूचे वगैरह होते हैं। जबरदस्त जी, बकरियां बंधी हुई हैं, और यहाँ नींद भी बड़ी मजे की आ सकती है। आपने एक डॉगी देखा था वो जो नीचे दरिया के किनारे, वो तो किसी और ही दुनिया का बासी लग रहा था। वो आपने एक लफ्ज पहले भी इस्तेमाल किया था, दुनिया व माफिहा से बेखबर था वो। और भी होटल्स वगैरह हैं? जी और भी है। और भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंडा गुच्छा अगर आप आते हैं तो यहाँ पे टैक्स के हवाले से आप इसको बेस कैंप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस शहर को। जी सर, इसी तरह जी बिल्कुल। खाना पीना भी ठीक है, खाना पीना मुनासिब रेट में, लेकिन दरान का गान जमरी से ये मुनासिब बिल्कुल कम। मतलब वो ये तो मैं बिल्कुल इस बात का गवाह हूँ, बल्कि हमने एक एपिसोड में आपको दिखाया था ना, वो क्या नाम थे जो बॉडी में, अमीर साहब के चावल हमने 40 रुपए और जी क्या बात है, आपने खाए हुए? जी खाए जी, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे चावल है माशाल्लाह, मुनासिब रेट में, बहुत मुनासिब रेट पे। बहुत शुक्रिया आपका वकास भी। आप कोई इस खूबसूरत फिजा और इस खूबसूरत जो फीलिंग अपनी को शेयर करना चाहें? लेकिन जब भी जहाँ से भी गुजरें वहाँ की छोटी छोटी डिटेल्स को भी ज़रूर कवर करें। आपको किसी आबादी के आसपास किसी झरने, किसी नदी, किसी आबशार के करीब के मनाजर को देखने की कोशिश करें, वहाँ पे आपको एक अलग तरह की ब्यूटी नज़र आएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें मंडा गुच्छा बाज़ार से साइड पर आकर ये वाला खूबसूरत सा लान, ये बड़े बड़े दरख्त और ये सारी ग्रीनरी नज़र आई है। ये लश ग्रीन एरिया है, देखते रहिए सुबह सवेरे सिरन किनारे। अब तो मैं बोलना शुरू हो गया, है ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जनाब। मौसम की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले मानसून की जो तबाहकारियाँ थी, सैलाबी सूरत हाल थी, अभी तक जो है संगीनी उसकी बरकरार है। जनूबी पंजाब की अगर खासकर बात करें तो कई कई इलाकों में कई फीट पानी खड़ा है, 8 फीट तक पानी इस वक्त भी मौजूद है। मकानात जो हैं वो खंडर बन गए हैं, खुराक साफ पानी की किल्लत है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिस पर हमने बात करनी है। तारिक लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे अलीपुर से, उन्होंने ज्वाइन किया है। तारिक बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या किसान परेशान है वहाँ? बिल्कुल तारीख का बदतरीन सैलाबी पानी उतरने लगा, मगर सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। सैलाबी पानी की वजह से हंसते बसते घर उजड़ गए, करोड़ों की फसलें और बागात पानी की नजर हो गया है। गंदम घरेलू सामान पानी में बह गया है, जिंदगी की जमा पूंजी तबाह हो गई है। सैलाब के बेरहम पानी से जिंदगी मामूल पर लाना चैलेंज जैसे काम नहीं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर इमदाद के मुंतजर है। इंसान तो क्या बेजबान जानवर भी भूख न ढाल है। नबी शाह मौजा बेट मुल्लावाली और अजमतपुर में अभी तक तहसीली इंतजामिया और जो जिला इंतजामिया है उनकी तरफ से हमें कोई राशन या कैंप या जो है बच्चों के लिए जो इस वक्त बहुतात है मच्छर की, उनके इलाज के लिए कोई टीमें नहीं आई हैं। जी अल्लाह उनके लिए आसानियां करे। बहुत शुक्रिया तारिक, आप अपडेट कर रहे थे। कि इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।